आप सुन रहे हैं शिवानी जासूस की अदमासुर से पृथ्वी की रक्षा के लिए संघर्ष की कहानी। शिवानी जासूस और विनाशकारी अदमासुर। रात का समय, एक घना जंगल, तेज हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे कोई भयंकर तूफान आया हुआ हो। पूरा वातावरण इस रात के समय भी जंगली जानवरों और जंगल के पक्षियों के शोर से गूंज रहा था। और इस खतरनाक माहौल में एक लड़की बिना किसी डर के घने जंगल में चली जा रही थी, अकेली। ये कोई और नहीं, शिवानी थी। तेज तूफानी हवा शिवानी के कानों से टकरा के जा रही थी और जैसे उसे कोई राज की बात बता रही हो। तेज चलती हवा ने शिवानी से फुसफुसाते हुए कहा, जंगल पार करने के बाद पहाड़ी के ऊपर है वो गुफा, जल्दी जाओ नहीं तो सब सर्वनाश हो जाएगा। शिवानी के कदम तेज हो गए। वक्त की नजाकत को समझते हुए शिवानी ने जंगल के पार उस पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी जहां वो गुफा थी। वहां गुफा के बाहर 4 दानवाकार आकृतियां गुफा के अंदर जाने के लिए बढ़ रही थी। गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी फूट रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा के अंदर कोई सूरज का गोला हो जिससे इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है। चारों दानवकार असुर गुफा के अंदर पहुंचे तो उनके सामने एक साधारण सा दिखने वाला आदमी आ खड़ा हुआ। उन दानवों को देखकर उस आदमी ने दहाड़ लगाई, मेरे जीते जी ये शक्ति पुंज तुम असुरों के हाथ कभी नहीं आएगा। उस साधारण से आदमी की हिम्मत देखकर चारों असुर ठहाका लगा के हंस पड़े। एक बोला, जीते जी नहीं आ पाएगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तो आएगा। इतना कहकर वो असुर जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ा, उसे जैसे तेज बिजली का झटका लगा। वो दूर जाके गिरा। सारे असुरों ने चौंक के सामने देखा तो अब उस साधारण से दिखने वाले आदमी के सामने शिवानी खड़ी थी। शिवानी ने हमला करते हुए असुर को बस एक धक्का दिया था और वो असुर दूर जाके गिरा था। उन असुरों को भी समझ में आ गया कि उनका सामना अब किसी साधारण इंसान से नहीं हो रहा है और चारों असुर एक साथ शिवानी पर टूट पड़े। लेकिन वो नहीं जानते थे कि शिवानी के पास कैसी दिव्य शक्ति है। शिवानी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, महादेव को याद किया और अचानक शिवानी के दोनों हाथ में पता नहीं कहां से 2 तलवार प्रकट हो गए। शिवानी के चेहरे का तेज बढ़ने लगा। शिवानी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर साक्षात शक्ति की देवी आ गई है। शिवानी ने दोनों हाथ में लिए हुए तलवार को हवा में घुमाया और चारों असुर धराशायी हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि शिवानी से जीत पाना उनके लिए संभव नहीं है। एक असुर ने शिवानी की तरफ देखते हुए दहाड़ते हुए कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये शक्ति पुंज सम्राट अदमासुर की अमानत है। अब वो खुद लेने आएंगे ये शक्ति पुंज, उनसे कैसे निपटोगे? इतना कहकर वो चारों असुर वहां से जान बचाकर भाग गए। शिवानी भी अब अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। उस साधारण आदमी ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समय पर आ गई शिवानी, वरना आज इस शक्ति पुंज की रक्षा मैं नहीं कर पाता। शिवानी ने उस साधारण से दिखने वाले आदमी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कैसे नहीं आती प्रोफेसर नीलकंठ जी, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए महादेव ने खुद मुझे चुना है। इतना कहकर शिवानी जैसे आई थी वैसे ही वहां से चली गई। प्रोफेसर नीलकंठ मंत्र मुग्ध से शिवानी को जाते हुए बस देखते रह गए। शिवानी को पहले से ही कुछ अद्भुत शक्तियां मिली हुई थी, लेकिन नरकासुर की मौत के बाद महादेव ने उसको वरदान देकर उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। महादेव ने वरदान दिया था कि माता पार्वती का एक अंश सदैव शिवानी के साथ रहेगा और हमेशा उसकी रक्षा करता रहेगा। और जब भी बहुत ही ज्यादा प्रलयंकारी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न होगी तो माता पार्वती खुद ही उसके शरीर को धारण करके पृथ्वी की रक्षा की लड़ाई में शामिल हो जाएगी। शिवानी की शक्तियां अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग तभी करती थी जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी।
नरकासुर को मरे हुए करीब 1 साल बीत चुका था। शिवानी का सबसे अच्छा दोस्त आरजे, जो कि नरकासुर का बेटा प्रलयासुर था, अब उससे दूर जा चुका था और पाताल लोक की देखभाल कर रहा था। शिवानी बनारस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और अभी ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में पहुंच चुकी थी। शिवानी कॉलेज में एक आम लड़की की तरह रहती थी, इसीलिए पूरे कॉलेज में किसी को भी उसकी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो कि उसके लिए ही अच्छा था। शिवानी आजकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और ग्रेजुएशन 1st ईयर की एक लड़की एरिका उसकी रूममेट थी। वैसे तो एरिका लंदन में रहने वाली थी, लेकिन भारत देश के कल्चर और रीति रिवाज से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, जिसकी वजह से उसने भारत में रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया था। एरिका वैदिक संस्कृति की पढ़ाई कर रही थी। शिवानी और एरिका की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। शिवानी का सांवला और खूबसूरत चेहरा हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। जो भी एक बार शिवानी से मिलता, वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। और उसकी क्लास का ही एक लड़का मृत्युंजय भी शिवानी से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाया। वो शिवानी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो शिवानी से अपने मन की बात कह सके। मृत्युंजय क्लास का सबसे हैंडसम और बहुत ही बातूनी लड़का था, लेकिन शिवानी के सामने आते ही उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। वैसे शिवानी को मृत्युंजय के मन की बात पता थी, लेकिन वो प्यार मोहब्बत जैसी सांसारिक मोहमाया से दूर ही रहना चाहती थी। शिवानी अपना क्लास खत्म करके बाहर निकली थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। गर्मी के बाद बारिश की शुरुआत शिवानी के लिए थोड़ा सुकून भी दे रही थी, लेकिन ऊपर बादल में चल रही उथल पुथल को देखकर उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही थी, लेकिन आसमान पूरी तरह सुर्ख लाल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में खून ही खून दिखाई दे रहा था। शिवानी ऊपर आसमान को देखकर सोच में पड़ गई थी। तभी उसको किसी की आवाज सुनाई दी थी। शिवानी दीदी! एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की शिवानी के पास आ गई थी और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। एरिका, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, डोंट कॉल मी दीदी। शिवानी ने मुस्कुराकर एरिका को गले लगा लिया था। मैं आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रही हो। मैं इंडिया आके पूरी तरह यहाँ के रंग रूप में ढल चुकी हूँ। मुझे तो इंडिया बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे तो कोई मेरा अपना नहीं है और आप भी मुझे बड़ी बहन नजर आती है। सच बोलूं तो बड़ी बहन इसलिए बना रही हूँ कि अगर कभी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप तो रहोगी ना मुझे बचाने के लिए, जैसे आपने उस दिन रैगिंग से मुझे बचा लिया था। एरिका इतना बोलकर हंसने लगी थी और एक ही सांस में उसने इतना कुछ बोल दिया था। उसकी शुद्ध हिंदी सुनकर शिवानी बहुत हैरान थी। बस बस, तुम तो बोलना शुरू होती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम इतनी अच्छी हिंदी बोल कैसे लेती हो। शिवानी ने हैरानी भरे लहजे में एरिका से सवाल पूछा था। मेरी मॉम बहुत सालों तक इंडिया में रही। उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा बहुत पसंद थी। हिंदी बोलना तो उन्होंने ही सिखाया था मुझे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इंडिया जाके पढ़ाई करूं और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा वैदिक संस्कृति सीखूं। मेरी मॉम इंडिया आने से कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में नहीं रही। पापा बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे। अभी मेरा कोई परिवार नहीं है। एरिका ने शिवानी के सवालों का जवाब दे दिया था, लेकिन अपनी मॉम के बारे में बताते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवानी को भी एहसास हुआ कि उसने सवाल पूछकर एरिका को रुला दिया था। इसलिए शिवानी ने बात को बदलने की कोशिश की। एरिका, तुम मुझे दीदी बोलती हो ना, तो मैं हो गई ना तुम्हारा परिवार। चलो हॉस्टल चलते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए दाल तड़का और चावल बनाती हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। शिवानी ने मुस्कुराते हुए एरिका के आंसुओं को पोंछ दिया था और उसका अपनापन देख के
एरिका के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर आई थी। शिवानी दीदी, आपने फिर से मुझसे इंग्लिश में बात किया। आप अब हमेशा याद रखो कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। शिवानी और एरिका हंसने लगे थे। और हाँ शिवानी दीदी, अभी मुझे प्रोफेसर नीलकंठ के घर जाना है। मैं उनसे वैदिक संस्कृति सीख रही हूँ। बहुत लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा। आप हॉस्टल चलिए, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। एरिका इतना बोलकर यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ निकल गई थी। शिवानी ने भी हॉस्टल जाने का मन बना लिया था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर मृत्युंजय क्लासरूम की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और शिवानी को ही एकटक देख रहा था। शिवानी की नजर जैसे ही मृत्युंजय पर पड़ी तो उसने तुरंत अपने बैग से एक बुक निकाल लिया और पढ़ने लगा था, लेकिन जल्दबाजी में भूल गया था कि उसने बुक को उल्टा पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर शिवानी की हंसी छूट गई थी। उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की और अपनी हॉस्टल की तरफ निकल गई थी। शिवानी यूनिवर्सिटी के कैंपस में थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी अपनी हॉस्टल की तरफ जा रही थी। शिवानी का हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस से सटा हुआ था, तो शिवानी के लिए पैदल 5 मिनट का रास्ता था। तभी आसमान का रंग एकदम काला हो गया था और दिन के 2 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा छा गया हो। बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिरनी शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें जब शिवानी के कान तक पहुंची थी तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ खत्म होने वाला है, तू बचा सकती है तो बचा ले। शिवानी के कान तक किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें बोल रही हूँ। इतना सुनते ही शिवानी एकदम से हैरान हो गई थी। उसने अपने कदमों को और तेज बढ़ाया और लगभग दौड़ते हुए अपनी हॉस्टल की तरफ भागने लगी थी। शिवानी की छठी इंद्रियां भी किसी अनहोनी की आशंका की तरफ इशारा कर रही थी। आसमान काला हो गया था, रह रह कर बिजली चमक रही थी। बारिश तेज हो गई थी और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। प्रोफेसर नीलकंठ के घर के सामने एक ऑटो आके रुका था। ऑटो से एरिका नीचे उतरी थी। उसने जल्दी से ऑटो ड्राइवर को पैसा दिया और प्रोफेसर नीलकंठ के घर के अंदर चली गई थी। प्रोफेसर नीलकंठ की वाइफ भवानी हॉल में बैठी हुई थी और एरिका को देखते ही खुश हो गई। एरिका ने भवानी के पांव छुए तो भवानी ने बिना कुछ बोले ही एरिका को अंदर कमरे की तरफ जाने का इशारा कर दिया था। भवानी थोड़ा उदास सी दिख रही थी और उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। एरिका दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देख के वो थोड़ा हैरान हो गई थी। कमरे में बहुत सारी मोटी मोटी वैदिक संस्कृति की किताबें रखी हुई थी और प्रोफेसर के सामने एक छोटा सा गोला था जो किसी शक्ति पुंज जैसा लग रहा था, जिसमें से अपने आप लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। एरिका ने प्रोफेसर को प्रणाम किया और हैरानी भरी नजरों से सब देख रही थी। प्रोफेसर ने एरिका को बैठ जाने का इशारा किया था। एरिका बेटा, मैं वैदिक संस्कृति की शिक्षा तुम्हें इसलिए देता हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है और आशा करता हूँ कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं टूटने दोगी। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ और उससे पहले मैं अपनी सारी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप के जाना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरा स्थान ग्रहण करो। प्रोफेसर की बातों में घबराहट थी, लेकिन एरिका को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एरिका ने हैरानी भरे लहजे में प्रोफेसर से सवाल किया था। मेरे सामने आग जैसा चमकने वाला जो शक्ति पुंज है, अब इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर ने शक्ति पुंज को अपने हाथों में उठा लिया था। शक्ति पुंज ऐसे धधक रहा था जैसे कोई आग का गोला हो। एरिका को अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो सवालिया नजरों से अभी भी प्रोफेसर को देख रही थी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। प्रोफेसर ने इतना बोला और किसी श्लोक का पाठ करने लगे। एरिका ने डरते हुए
अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। प्रोफेसर ने जैसे ही शक्तिपुंज को एरिका के हाथ पर रखा, तभी शक्तिपुंज की आग बहुत तेज हो गई थी और एरिका के पूरे शरीर में आग फैल गई थी। एरिका आग से जल रही थी, वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन प्रोफेसर पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। प्रोफेसर आंख बंद किए हुए श्लोक पढ़ रहा था। आखिर प्रोफेसर ने एरिका को शक्तिपुंज से क्यों जला दिया था? क्या एरिका जलकर मर गई थी? आखिर बारिश की बूंदें शिवानी को क्यों सचेत कर रही थी? और दुनिया पर कौन सा संकट आने वाला था? आखिर अदमासुर कैसे करने वाला था पृथ्वी का विनाश, और कैसे बचा पाएगी शिवानी पृथ्वी को उसके विनाश से? जानने के लिए सुनिए शिवानी जासूस और विनाशकारी अदमासुर का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ